जिंदगी में कुछ बनना हो, कुछ हासिल करना हो, अपने सपने को पूरा करना हो, तो हर कदम बड़े ही ध्यान से रखना जरूरी है. ईच एंड एवरी स्टेप मैटर्स. एंड माय डियर लवली स्टूडेंट्स, एंड एवरी स्टेप यू नीड टू गिव योर बेस्ट. एंड दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स विच विल मैटर द मोस्ट इन योर फाउंडेशन. आपके करियर बिल्डिंग का ये एक लौता पहला साल है बच्चों. क्लास नाइन्थ में जो आप सीखते हो वो आगे बहुत ज़्यादा आपके काम आता है. और क्लास नाइन्थ के रिजल्ट से आपकी मेहनत को, आपके पढ़ने की क्षमता को, आपकी प्रेजेंटेशन की एबिलिटी को जज किया जाता है बच्चों. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्कोर वेल इन क्लास नाइन्थ, वेरी वेल. द फाइनल एग्जामिनेशन व्हेन द रिजल्ट कम्स अप, आपकी एक इमेज प्रेजेंट होती है. लोग अब आपके बारे में समझेंगे और जानेंगे, अच्छा बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, अच्छा जब ये इंग्लिश लिखता है तो कैसे लिखता है. तो everything will be judged. These class ninth marks will be your image till you score well in board examination. तो जब इज्जत का सवाल हो तो अपना बेस्ट देना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो मेरा नाम है पूजा और मैं आपकी मदद करने वाली हूँ इंग्लिश में. जी हाँ, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, सोशल, किसी से कम ना है हमारा इंग्लिश. कोई भी सब्जेक्ट हो, आंसर तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, हाँ या ना. अब आप बोलोगे मैम हिंदी तो नहीं, ऑब्वियसली नॉट. इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मैथ्स, एसएसटी, साइंस और सोशल में क्वेश्चंस को इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना है. अंडरस्टैंडिंग जो क्वेश्चंस की होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको करनी होगी. सो इंग्लिश प्लेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और अगर इंग्लिश में मार्क्स अच्छे आए तो किसी और सब्जेक्ट में अगर नंबर कम आए हैं तो परसेंटेज आपका इंग्लिश गिरने नहीं देगा इफ़ यू स्कोर वेल. तो आप बोलोगे मैम इंग्लिश हमने तो पूरे साल पढ़ी ही नहीं, मैंने तो मैथ्स पे फोकस किया, मैंने तो साइंस में फोकस किया, मुझे एसएसटी मुश्किल लगती है तो मैं एसएसटी के पीछे पड़ा रहा और इंग्लिश पे तो ध्यान ही नहीं दिया मैम. अब करे तो करे क्या, वक्त रह गया है कम, कहानियाँ मुझे याद नहीं, जो याद है मैं भूल जाता हूँ, लेटर लिखना मुझे आता नहीं, प्रेजेंट करूँ तो गलतियाँ हो जाती है, आता सब कुछ है लिखना आता नहीं. बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आप सभी बच्चों की. डरने की क्या बात जब पूजा मैम है आपके साथ. तो मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दीजिए कि क्लास नाइन्थ की इंग्लिश अब आप मेरे हवाले कर दीजिए. जो मैं बोलूँ उसे फॉलो कर लीजिए एंड यू गाइस विल श्योरली गिव योर बेस्ट. तो फिर होगा क्या मैम, कराएंगी क्या आप. मैं पूरा सिलेबस जो क्लास नाइन्थ का आपके फाइनल एग्जाम में आएगा वो पूरा सिलेबस आपको शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको मैं डिलीवर करने वाली हूँ. ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विल बी डिस्कस्ड. ये पढ़ के चले गए तो अच्छा स्कोर ज़रूर कर लोगे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस, कॉन्सेंट्रेट, जो बोला जाए वो करना होगा आपको. ठीक है. सो आज क्या कुछ है खास. तो बेटा आज दो चीज़ें हम करेंगे, एक लेसन और एक पोएम. हम सभी जानते हैं कि आपके पास बिहाइव टेक्स्ट बुक है और मोमेंट्स की टेक्स्ट बुक है. तो बिहाइव टेक्स्ट बुक के दो चीज़ें हम करेंगे. पहला एक लेसन, द फर्स्ट लेसन है द फन दे हैड. सो द फन दे हैड को हम करने वाले हैं. और फिर एक बार हम लेसन को अच्छे से समराइज करके समझ लें, फिर बारी आएगी पोएम की जो कि है द रोड नॉट टेकन. तो लिटरेचर की प्रोज और पोएट्री में से एक एक लेसन आपका उठा लिया गया है और इन दोनों को आपकी प्यारी पूजा मैम फिनिश करवाने वाली है. पीडब्ल्यू में प्यार ही प्यार है. आप देखोगे तो बहुत बार मेरे मुंह से ही वर्ड प्यार निकलेगा. प्यारे बच्चों, आपकी प्यारी पूजा मैम. अगर आप दिल से कुछ करते हो ना बेटा तो सफल होने के चांसेस 100% होते हैं. यू गिव योर बेस्ट, दैट्स इट. खुश होके, दिल से, प्यार से, बढ़िया तरीके से जब कंटेंट डिलीवर किया जाता है तो सामने वाला बड़े दिल से और खुशी से उसे अपनाता है. तो आई रिक्वेस्ट यू स्टे पॉजिटिव, गिव योर बेस्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स विद एन ओपन माइंड. ठीक है. इसी पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करते हैं. तो आज क्या कुछ होने वाला है आज के लेक्चर में मैं आपको बताना चाहूंगी. सबसे पहले जो हमारा लेसन है ना, द फन दे हैड, इस लेसन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे. इस लेसन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, जो चीज़ें पेपर में पूछी जा सकती है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द सेंस, मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको सारी बातों को मैं समराइज करके आपको बताने वाली हूँ. ठीक है. ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड फ्रॉम दिस लेसन. एंड वंस यू फील येस आई हैव अंडरस्टूड द लेसन, बातें याद आ गई है, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जब आपको लेसन में से क्वेश्चन पूछा जाए और आपको लगता है मैम मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, उस लिखने की दिक्कत को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कराऊंगी हर कैरेक्टर का क्वालिटीज़ जो उसमें होती है. हम कैरेक्टर स्केच को डिस्कस करेंगे. दिस कैरेक्टर स्केच विल
हेल्प यू अ लॉट इन राइटिंग द आंसर्स, इन रिमेंबरिंग अबाउट द कैरेक्टर्स, और लेसन को एक अच्छा सा एक सम अप करने के लिए कैरेक्टर स्केच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आप लेसन को समझ गए, कैरेक्टर स्केच दिमाग में फिट हो गया, तो हर तरह का सवाल इस लेसन में से आप आंसर कर पाओगे। क्लियर एवरीबडी? सो दिस इज द प्लान फॉर द प्रोज पार्ट, द फन दे हैड। फिर बारी आती है पोएट्री की। तो पोएम जब आती है ना बेटा, जैसे ही पोएम सुनाई दे आपको पोएट का नाम याद रखना होगा, किसने लिखी है ये पोएम की, है ना। पोएट का नाम याद रखना होगा, तो पोएम का नाम जानेंगे, किसने इस पोएम को लिखा जानेंगे, और फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। जो हमारे लेसन्स होते हैं ना बेटा, उसको हम समराइज कर सकते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं, बट जब पोएम की बारी आए तो स्टैंजा वाइज समझना जरूरी है, हर लाइन को समझना जरूरी है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में पूरा स्टैंजा उठा के उसमें से सवाल पूछने लगते हैं, तो एक भी वर्ड मिस हो गया, कुछ याद नहीं रहा तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए स्टैंजा वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। और एक बार पोएम को अच्छे से समझ लिया, डिफिकल्ट वर्ड्स को जान लिया, डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर वक्त आता है पोएटिक डिवाइसेस का। जी हाँ, आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग तरह से आने लगे हैं, तो पूरे चांसेस है कि पोएम में से पोएटिक डिवाइस तो पूछा ही जाए। तो पोएटिक डिवाइसेस होते क्या हैं, और इस पोएम में कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड है, आपकी पूजा मैम आपको बता देगी। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? तो ये है आज का प्लान। आज का नेक इरादा है ये कि हम इस लेसन और पोएम को अच्छे से फिनिश कर ले, अच्छे से समझ ले। तो समझने के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑल द नोट्स विच इज़ गोइंग टू बी प्रेजेंटेड टू यू हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें आपको नोट करनी होगी, ओके, ताकि आप उस लेसन के बारे में क्या कुछ आपको याद है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग में, वो फिट हो जाए। अब आप बोलोगे मैम ये नोट्स आप प्रोवाइड करोगे पीडब्ल्यू ऐप पर स्प्रिंट बैच में, मुझे नोट्स तो मिल ही जाएगी। जी हाँ, मिल जाएगी, कोई शक नहीं है। यही नोट्स मेरे हाथ से लिखे हुए आप यूज़ कर सकते हो। पर पता है क्या होता है, अभी आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। पेपर में पढ़ने के नंबर नहीं मिलते, ऊपर ऊपर से नोट्स देखने के नंबर नहीं मिलते, बल्कि लिखने के नंबर मिलते हैं। खुद से लिखोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, तभी तो पेपर में लिख पाओगे। सो आई वुड सजेस्ट यू नोट डाउन थिंग्स। वाइल नोटिंग डाउन आप देखोगे अरे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, अरे मुझे याद नहीं आ रहा, अच्छा हाँ ये मैंने यहाँ पढ़ा था, सो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू। ओके, सो इतना तो लिख ही सकते हो, क्योंकि मैं कम से कम कंटेंट लाई हूँ, पर सारा लाई हूँ जो ज़रूरी। ठीक है, सो इरादा बड़ा नेक है, तो इसी नेक इरादे के साथ अपने जोश को हाई करके पूरी पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। मैं आपको एक एक करके सारी बातें बताती जाऊंगी, आपको समझाती जाऊंगी, एंड आपका काम होगा अपने दिमाग में उन्हें रजिस्टर कर लेना, ओके, और बाद में नोट करना। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। फन दे हैड, आइजैक एजिमोव नाम के बंदे ने ये कहानी लिखी है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। दिस इज अबाउट एजुकेशन। आप बोलोगे एजुकेशन और फन, ये तो बिल्कुल दो अलग चीजें हैं ना जी ना। एजुकेशन में भी फन हो सकता है। आपका पीडब्ल्यू कितना बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारे तरीके से इंटरेस्टिंग वे में आपको हम मस्ती करते करते तो चीजें पढ़ाते हैं। तो बेटा अब आपका जो स्कूलिंग सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो आप स्कूल जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, पढ़ते हैं, टीचर आपको पढ़ाता है, आपको होमवर्क देता है, सब अपने फिर वापस शाम को स्कूल से घर आ जाते हैं। बट ये कहानी है फ्यूचर की। जी हाँ, दिस स्टोरी टेक्स प्लेस इन द फ्यूचर वेयर बुक्स एंड स्कूल्स आर डिजिटली कंडक्टेड थ्रू वर्चुअल क्लासरूम्स। जी हाँ, वर्चुअल क्लासरूम्स में किताबें, स्कूल, सब कुछ ना डिजिटल हो रहा है। तो ये कहानी है फ्यूचर की। तो फ्यूचर में जैसी पढ़ाई हो रही है, उस पढ़ाई के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, और फिर सोचा जाता है काश हम वैसे पढ़ पाते जैसे पहले पढ़ा जा रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। स्कूल्स कैसे हैं, कैसे हो सकते हैं आगे जाकर, कैसे होने चाहिए, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, यहाँ पर जो पढ़ाई होती है फ्यूचर में, जो क्लासेस लेते हैं, वो एक टीचर, एक लाइव इंसान नहीं ले रहा, बल्कि एक मैकेनिकल टीचर ले रहा है। जी हाँ, दीज क्लासेस आर टेकन बाय ए मैकेनिकल टीचर, यानी कि एक रोबोट क्लास ले रहा है इंस्टेड ऑफ ए ह्यूमन क्लास टीचर। कितना इनोवेटिव और डिफरेंट थॉट है ये। तो आइजैक एजिमोव ने इस टॉपिक पे अपनी ये कहानी लिखी है। तो कहानी में कुछ किरदार हैं, ओके, और इन किरदारों की जो जिंदगी है फ्यूचर में, जैसे वो जी रहे हैं, जो उनका स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो खुश हैं उससे, और अगर नहीं तो वो क्या चाहते हैं, क्या मिसिंग है उनके एजुकेशन सिस्टम में। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से ये कहानी लिखी गई है। तो हम इस कहानी को शुरू करेंगे। दो लोग हैं, मार्गी और टॉमी, ये मेन कैरेक्टर्स हैं हमारी कहानी के। दो बच्चे हैं ये छोटे छोटे, एक 11 साल की और एक 13 साल का लड़का। 11 साल की मार्गी और 13 साल का टॉमी,
कैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी करते हैं, कैसे एक उन्हें किताब मिलती है, उस किताब को पढ़ते हैं और फिर उस किताब में स्कूल्स के बारे में होता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से उनका मन लग जाता है उसमें पढ़ने में। बट इन दोनों के अलावा और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं। मार्गी की मदर है जिसका नाम है मिसेस जोन्स, और ये जो मैकेनिकल टीचर है जो पढ़ाता है वो तो है ही है। एंड यस, इस मैकेनिकल टीचर को सेट करने वाला काउंटी इंस्पेक्टर भी है। ये कुछ कैरेक्टर्स है इस लेसन में जिनके बारे में हम जानेंगे जब हम पढ़ने लगेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। नाउ दिस स्टोरी स्टार्ट्स विद टू चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने कहा दो बच्चे, मार्गी एंड टॉमी। ओके, मार्गी इज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, दो बच्चे हैं ये, मार्गी और टॉमी। दे आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर वेयर कंप्यूटर्स कंट्रोल एवरीथिंग। इनके जीवन में सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? कंप्यूटर्स कर रहे हैं। सारी पढ़ाई इनकी वर्चुअली हो रही है, पूरा वर्चुअल स्कूल्स। ओके, with the advent of virtual schools, the concept of books and classrooms has undergone considerable transformation from the old days. जैसे पढ़ाई अब हो रही है, बुक्स और हमारे जैसे स्कूल्स है, क्लासरूम में जाके हम पढ़ते हैं, वो सब कुछ बदल गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है और सब कुछ कंप्यूटर्स पे यहाँ पर आके रह गया है। सो एवरीथिंग हैज चेंज्ड, दिस हैज बीन ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द ओल्डन डेज। तो ये बात समझ गए हम, ये है फ्यूचर की कहानी। तो अब ये बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं? अपने घर में ही उनका स्कूल है, कमरा है जिसमें मैकेनिकल टीचर रखा हुआ होता है और उसमें से आपको पढ़ना होता है। सब कुछ वही बताता है आपको। अगर होमवर्क पेपर्स में आप लिखते हो, कुछ भी टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, सब एक स्लॉट दिया जाता है, उसमें आपको सबमिट करना होता है। मैथ्स क्लास, इंग्लिश क्लास, ज्योग्राफी क्लास, हिस्ट्री क्लास, ऐसे टाइम टू टाइम उसी पे घर में ही एक कमरे में अकेले बैठ के आप पढ़ाई करते हो। और टीचर कोई नहीं है, बल्कि वो कंप्यूटर ही, वो डब्बा ही मैकेनिकल टीचर, वो रोबोट ही टीचर है। समझ गए आप? यस। तो बच्चे ऐसे ही कंप्यूटर के सामने बैठ के पढ़ाई करते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? सो टॉमी और मार्गी की जिंदगी कैसी है, उनके स्कूल्स कैसे हैं, हम समझ गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मार्गी ने अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक डायरी में लिखा है। आप सभी जानते हो बेटा डायरी एंट्री, है ना? सो डायरी एंट्री आपके सिलेबस में भी है। तो जो आप फील करते हो, जो आपके साथ हुआ, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगता है आज के दिन में हुआ, तो हम उसे डायरी में लिखते हैं। तो मार्गी ने भी अपनी डायरी में लिखा था इस इंसिडेंट के बारे में। और वो कब लिखा था? डेट नोट कीजिएगा, ऑन May 17, 2157। अब चल रहा है 2023 और ये बात 2157, सोच लिया फ्यूचर की, है ना? उस टाइम पे मार्गी अपनी डायरी में लिखती है। मार्गी बताती है कि कैसे एक दिन टॉमी एक किताब ढूंढ कर लाता है, और इनके टाइम में जहाँ पे बुक्स होती ही नहीं थी, एक नॉर्मल बुक को देखना प्रिंटेड जिसमें अक्षर हो, वो बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। सो मार्गी ने अपनी डायरी में मेंशन किया, शी रोट इन हर डायरी अबाउट हाउ टॉमी केम अप विद अ रियल बुक। जी हाँ, एक किताब, रियल बुक, जो इन्हें बहुत बड़ी चीज़ लग रही है, पर हमारे लिए तो बुक्स कॉमन है। इतनी सारी बुक्स जो देखी हमने, हमारे लिए तो बुक्स बड़ी कॉमन है। तो हमने बहुत कॉमनली ये बुक्स ऐसे हम देखते हैं, है ना? तो किताबें हमारे लिए बहुत कॉमन है, हम ऐसे खोलते हैं, प्रिंटेड पेजेस होते हैं इसमें, तो बहुत कॉमन है चीज़ों को पढ़ना, राइट? बट इनके लिए एक रियल किताब को देखना बहुत बड़ी बात थी। इनके लिए एक रियल किताब को देखना बहुत बड़ी बात थी। सो इट इज़ एन ओल्ड बुक दैट कंसिस्ट ऑफ स्टोरीज। एक ऐसी किताब जिसमें पेपर पे प्रिंटेड है चीज़ें, बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। सो मार्गी remembers her grandfather who once told that when he was younger his grandfather used to study through printed books. तो जैसे ही वो किताब उसने देखी तो मार्गी को एक बात याद आई जो उसके दादा ने बताई थी कि मेरे जो दादाजी थे ना, वो ऐसे पढ़ते थे प्रिंटेड बुक्स से। सो मार्गी के दादा जो हमारी जनरेशन में होंगे, वो ऐसे पढ़ाई करते थे नॉर्मली जैसे हम करते हैं। सो मार्गी को ये बात याद आ गई। सो टॉमी और मार्गी दोनों को ही वो किताब बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगी। मतलब उसको देखकर इसमें ऐसा क्या होगा बोल के, ठीक है? मतलब जब वो खोल के देखते हैं तो देखते हैं उसमें क्या निकलता है। So as I told you, Tommy and Margie were excited and started to turn the yellow crumpled pages of the book to learn more about the ancient days. तो उनको काफ़ी एक्साइटमेंट थी, काफ़ी इंटरेस्ट था ये जानने के लिए कि किस बारे में किताब है, क्या कहानियाँ हैं इसमें। ओके, एंशियंट डेज पहले कैसे होते थे, कब की किताब है, क्या है। तो दोनों बड़े एक्साइटेड थे। टॉमी को अपने घर में आचेन में, मतलब एक ना, एक छोटा सा, क्या बोलते हैं उसको, एक एटिक में, मतलब एक छोटी सी जगह पर उसको वो किताब मिलती है। ठीक है, ऐसे नहीं होता, बहुत पुराना कबाड़ सामान रखा हुआ होता है और वहाँ से ऐसे निकल के एक पुराने ड्रॉर में से निकल के वो किताब आ जाती है।
तो वहाँ पर इसने इसको एक किताब मिलती है, तो लेकर आ जाता है मार्गी के पास और दोनों बड़े एक्साइटेड होते हैं इसमें क्या है, और फिर वो किताब खोल के पढ़ते हैं। जब वो खोलते हैं तो दे फाउंड इट हिलेरियस, बड़ा ही उन्हें मजाकिया लगा, बड़ा ही अजीब सा लगा, उनको हंसी आने लगी। when they read the book as the words stood at a place instead of moving around as they saw it on a computer screen। तो इन्हें आदत है कंप्यूटर स्क्रीन में चीज़ों को देखने की, ऐसे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने की, चीज़ें ऐसे मूव होती रहती है। बड़ा अजीब लगा इन्हें कि प्रिंट कर रखी है एक जगह पे एक ही चीज़ और उसको हिला नहीं सकते। बड़ी अजीब लगी ये बात, बड़ी हंसी आई उन्हें। सो फ्रॉम हियर it is clear that in the future there will be only telebooks and that no paper copies of the books will be available। तो इस बात से आप समझ गए हो कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में सिर्फ टेली बुक्स होंगी, फ्यूचर में टेली बुक्स होंगी। हाथ की किताबें जो हम प्रिंटेड बुक्स है वो बिल्कुल कहीं नहीं होने वाली जो हाथ में पकड़ के आप पढ़ सको, बल्कि टेली बुक्स होंगे जिसमें कंटेंट ऐसे ऊपर नीचे जाता रहेगा। जो किताब चाहिए आप उसमें से खोल लो। उसका टेली बुक्स का पिटारा होता है, इसमें बहुत सारी बुक्स होती है, राइट। तो आपको फिजिकली हैंडल करने की जरूरत ही नहीं है। So Tommy proclaims that it is absolutely useless to read a book and throw it away once completed। तो टॉमी बोलता है ये तो बेकार है, बकवास है, वेस्ट है, एक बार पढ़ के खत्म हो गई इस किताब का, करे क्या, इसको फेंक दे, फिर यूजलेस है ये तो। He feels that their monitor screen has millions of books and can store even more information without throwing after use। तो कहता है किताब को एक बार पढ़ लिया, उस कंटेंट को पढ़ लिया तो उसको फेंक दो, उसका काम ही नहीं है। हाँ, हमारा जो टेली स्क्रीन है, जो मॉनिटर स्क्रीन है, उसमें तो बहुत सारी बुक्स है, तो उसे हमें फेंकने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसे थ्रो करने की ज़रूरत ही नहीं है यूज़ करने के बाद। वेराज ये किताब एक बार पढ़ ली तो उसको फेंक दो। Now, soon after they started reading about the school in the ancient days, तो उस किताब में पुराने ज़माने में स्कूल कैसा होता था ये लिखा था, ठीक है। They found that the teachers were actual human beings rather than mechanical teachers। तो वहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात उन्हें क्या लगी कि जो पढ़ा रहे हैं वो रोबोट्स नहीं है, कोई मैकेनिकल टीचर नहीं है, बल्कि एक जीता जागता ह्यूमन बीइंग है। जी हाँ, एक जिंदा ह्यूमन बीइंग पढ़ा रहा है। दो मार्गी हेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल्स, मार्गी को कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया। शी वॉज सरप्राइज्ड अबाउट द ह्यूमन टीचर्स एट द स्कूल। उसे काफ़ी अच्छा लगा यह कॉन्सेप्ट, एक इंसान पढ़ा रहा है हमें, हम उससे बात कर सकते हैं, वो हंस बोल सकता है, डाउट्स पूछ सकते हैं। सो मार्गी एंड टॉमी डोंट इवन नो अबाउट फिजिकल स्कूल्स। उन्हें पता ही नहीं था ना फिजिकल स्कूल्स कैसे होते हैं, कि कैसे एक कॉमन बिल्डिंग में सभी एक ही क्लास के बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं, साथ में मस्ती करते हैं, टीचर पढ़ाता है, डाउट्स क्लियर करता है, होमवर्क देता है, ऐसा तो उन्हें पता ही नहीं था। So they both study in a virtual classroom that is filled with electronic gadgets, robots, etc। तो इनके जो क्लासरूम्स है फुल ऑन फिल्ड है ना, गैजेट से, कंप्यूटर से, स्क्रीन से, पेपर आप स्लॉट में फिक्स करो, देयर इज नो ह्यूमन बीइंग, फिजिकल एक्टिविटी कोई और कुछ हो ही नहीं रही वहाँ पे। Okay, so they study their lessons through computer screens that teach them all the subjects like math, science, geography, history, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो सारे ही उससे ही हम पढ़ लेते हैं, तो हमें अलग अलग टीचर की भी जरूरत नहीं है, right? So Margie remembers that Margie's mother once called a county inspector to fix the mechanical device on which Margie attends the virtual classes। तो ये जो डिवाइस है जिसपे वो पढ़ाई करती है, तो एक बार मार्गी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। काउंटी इंस्पेक्टर अपना एक डब्बा लेके आया था जिसमें केबल्स और वायर्स होते हैं, और जो ना इसको ठीक करता है कोई प्रॉब्लम हो तो। ये अपना जो टॉमी है इसका जब खराब हो गया था तो 6 महीने तक वो ले गए थे ठीक करने के लिए। एक बार मार्गी के मम्मी ने भी बुलाया था काउंटी इंस्पेक्टर को, जब इसका ये जो मैकेनिकल टीचर है खराब हुआ था, तो मार्गी को लगा मज़ा आएगा, बहुत दिनों तक पढ़ाई नहीं होगी, ये खराब हो जाएगा तो। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, काउंटी इंस्पेक्टर आया और बहुत जल्दी से उन्होंने ठीक कर दिया, ठीक है। सो मैकेनिकल डिवाइस इसको ठीक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता था। So he fixed the big black screen together again on which all the lessons were displayed and the questions were asked। तो जैसे कि मैंने कहा, काउंटी इंस्पेक्टर आके उस ब्लैक स्क्रीन को, उस डब्बे को बिल्कुल ठीक कर देता था जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती थी, सारे क्वेश्चंस भी उसी में पूछे जाते थे, राइट। सो बट द लिटिल गर्ल वाज सो डिसअपॉइंटेड एज द डिवाइस गॉट फिक्स सूनर। जैसे कि मैंने कहा, उसे लगा बहुत वक्त लगेगा, जैसे टॉमी के टीचर को लगा था 6 महीने लगे थे ठीक होने में, बट इसका तो बहुत जल्दी ठीक हो गया। शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। ये ना ऐसे रेगुलर लाइफ से ये थोड़ी बोर हो गई, इसको ना ज्योग्राफी में कम नंबर आते थे, तो इसकी मम्मी भी इसको डांटती थी और इसलिए इसका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। बाकी सब्जेक्ट्स में ठीक थी, बट जब नंबर कम आ जाते थोड़े निराश हो जाते हैं ना, फिर मन नहीं करता ज़्यादा पढ़ने का, तो इसलिए इसको स्कूल पसंद नहीं था। शी नीड्स टू पुट द होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स थ्रू अ पंच कोड। जैसे कि मैंने कहा, ये सबमिट कैसे होते, पंच कोड के द्वारा इन्हें सबमिट कर दिया जाता था उसके स्लॉट में। ओके, सो एज दे बोथ, अब इनके मैकेनिकल टीचर के बारे में बताया गया, कौन आके इसको ठीक करता था ये बताया गया। अब दोबारा आ जाते हैं बुक पे।
As they both continue to read the book, Margie's mother calls her to attend the classes. अब वो किताब में और कुछ चीज़ें जान रहे हैं, समझ रहे हैं, स्कूल ऐसा होता था, कैसे टीचर एक जगह आके पढ़ाता था, बच्चे सब साथ में पढ़ते थे, बड़ा ही इंटरेस्ट लेकर ये पढ़ ही रहे थे, जान ही रहे थे। उतने में आवाज़ आती है मार्गी की मम्मी की, यानी कि मिसेस जोन्स की। बोलती है, बेटा आ जाओ, क्लास का टाइम हो गया है, तेरी मैथ्स क्लास है, आ जाओ। तो अब उसको पढ़ने आना पड़ता है। सो मार्गी अटेंड्स हर क्लास ऑन फ्रैक्शंस। तो मैथ्स की क्लास थी जिसमें फ्रैक्शंस पढ़ाया जा रहा था, तो वो आके उसने अटेंड करी। मैकेनिकल टीचर ने उसको पढ़ाया था वहाँ पर। बट हर माइंड स्टार्ट्स वंडरिंग अबाउट द फन देयर ग्रैंड पेरेंट्स हैड व्हाइल अटेंडिंग द स्कूल इन द ओल्डन डेज। ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम अभी अभी एक मूवी देख के आए हो, और जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो उसी का ख्याल आ रहा है, अरे हीरो ने ऐसे किया होता था, वैसे किया होता था। इस बच्ची के साथ यही हो रहा है। जब ये यहाँ पर पढ़ने आई, तो ना इसके बार बार दिमाग में वो ख्याल आ रहा है, इसके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो कितनी मस्त जिंदगी जीते थे, कितना मस्त स्कूल था उनका ओल्डन डेज में। व्हाट द फन दे हैड, कितना मजा आता था उन्हें, कैसे मजा आता था उनको, वो उन्हीं ख्यालों में डूब जाती है। इन द ओल्डन डेज हाउ द स्कूल यूज्ड टू बी अ स्पेशल प्लेस वेयर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सेम एज स्टडीड। सेम एज के बच्चे आके वहाँ पढ़ते थे टुगेदर। She started to imagine how the kids from different areas come together and attend the school happily. तो सोचने लगती कितना बढ़िया लगता था, कितना मज़ा आता होगा उन्हें, सारे दोस्त इकट्ठा होके आगे बैठ के पढ़ना। So thereby Margie gets strongly attracted to the fun the children had in the ancient time when they went to a real physical school. तो उनसे जलने लगती है और उन्हें लगता है कि कितना मज़ा करते थे वो लोग तब, जब साथ में मिलकर बैठकर पढ़ते थे। सो वो उसे याद करती है, द फन दे हैड। अब आया समझ में कि लेसन का नाम द फन दे हैड रखा क्यों था? आ गई ना बात समझ में बच्चों? आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल नाउ, राइट? सो इसीलिए इस लेसन का नाम था द फन दे हैड। बढ़िया तरीके से आइजैक एसिमोव ने कितना बढ़िया एक कहानी आपको बता दी है, राइट? सो अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके सभी कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है मार्गी जोन्स की। ओके, सो मार्गी की मैंने आपको बताई थी, 11 साल की लड़की है, 11-year-old गर्ल हु रिप्रेजेंट्स फ्यूचर स्टूडेंट्स इन द 22nd सेंचुरी। तो फ्यूचर स्टूडेंट्स कैसे होंगे? मार्गी एक एग्जाम्पल है। शी इज अ टिपिकल यंग गर्ल हु डिसलाइक स्कूल विच इज हाईली पर्सनलाइज्ड एंड इंक्लूड्स अ टेलीविजन एंड अ मैकेनिकल टीचर। अभी का जो इसका स्कूल का सिस्टम है, इसको बिल्कुल नहीं पसंद। एक टिपिकल यंग गर्ल है जिसको ज़्यादा स्कूल नहीं पसंद, बिकॉज ऑब्वियसली एक जगह बैठ के वो रूटीन बोर हो जा रही थी बच्ची, उसको पसंद नहीं था। शी स्टडीज इन द कम्फर्ट ऑफ हर होम, अपने घर में पढ़ना, कहीं जाना नहीं आना नहीं, उस एक कमरे से निकले दूसरे कमरे में जाके पढ़ लो। Her homework is checked by her mechanical teacher, a computer, and she also gets lessons from it. Obviously, homework check किया जाता था, काम दिया जाता था, पढ़ाया जाता था through mechanical teacher, right? यस, एंड मार्गी डज नॉट लाइक हर स्कूल। उसे अपना स्कूल क्यों नहीं पसंद? बिकॉज वो एक ही रूम में कन्फाइंड है, रिस्ट्रिक्टेड है, एंड हैज़ टू स्टडी अलोन एट अ फिक्स टाइम एवरी डे। रोज एक ही टाइम पे इसकी मदर ने इसका रूटीन बना रखा था, तभी तुम्हें क्लासेस लेनी है, ठीक है? बट मार्गी एक बहुत ही क्यूरियस लड़की थी, वो चीज़ें कि जानने की उसको उत्सुकता थी। जब उसे रियल बुक पता चली, व्हेन शी फाइंड्स अ रियल बुक इन टॉमीज हैंड, शी इज ईगर टू नो अबाउट इट्स कंटेंट, शी वांट्स टू रीड द बुक हरसेल्फ। तो उसको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जब टॉमी किताब लेकर आता है और वो जानना चाहती है कि उसमें क्या है, कंटेंट को खुद पढ़ना चाहती है। However, she is surprised that the book describes a school of the old times that had real men as teachers and classes were conducted in a special building. तो बड़ी शॉक हुई जब उसे पता चला कि पिछले स्कूल्स कैसे होते थे, एक बिल्डिंग में सब आके इकट्ठे होके एक ह्यूमन बीइंग पढ़ा रहा है, ठीक है ना? उसे बड़ा मजा आया। She is fascinated to learn that in those times the students of the same level studied together. She concludes that old system was much better as the students had so much fun when they studied together and could help each other. तो उसने बहुत क्लियरली ये बताया कि कितना मज़ा आता होगा उन लोगों को, कितना फन करते थे वो लोग जब सब मिलकर साथ में पढ़ते थे। एक आदमी उन्हें पढ़ाता था, एक ह्यूमन पढ़ा रहा है। So it is through it is through Margie that the author has projected a contrast between the schools of today and the schools of the future. तो मार्गी के द्वारा ऑथर ने तब के स्कूल और अब के स्कूल में फ़र्क बताते हुए हमें समझाया है। क्लियर एवरीबडी? तो मार्गी के बारे में हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉमी की। टॉमी ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, यही तो किताब लाया था। तो ये 13 साल का लड़का plays a very important role in the story as he's the one who finds a book about the schools from the earlier times. इसी को बुक मिली, उस बुक में स्कूल्स के बारे में था पिछले टाइम के। एंटायर एक्शन ऑफ द स्टोरी बिगिंस आफ्टर दैट। पूरी कहानी इसी से शुरू होती है, राइट? ये किताब मिलने के बाद से। सो ये भी फ्यूचर जनरेशन के बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, वेयर एजुकेशन विल बी मैकेनाइज्ड एंड ऑटोमेटेड।
पढ़ाई कैसी होगी, एजुकेशन कैसा होगा, मैकेनिकल होगा, पूरा ऑटोमेटेड होगा। सो टॉमी बहुत ही क्यूरियस है, जैसे ही उसे पता चलता है रियल बुक के बारे में वो भी पढ़ने लगता है, बट ही डज नॉट लाइक द आइडिया ऑफ प्रिंटेड बुक्स, उसे वो आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम इट्स जस्ट अ वेस्ट, एक बार पढ़ लिया फेंक दिया प्रिंटेड, उसको मजा नहीं आता, उसको लगता है वेस्ट है ये चीज, ही फील्स इट्स अ वेस्ट थिंग। ओके, सो मार्गी से कंपेयर करें तो इतना सेंसिटिव नहीं है टू द कंटेंट्स ऑफ द बुक, ही हैज एन एयर ऑफ सुपीरियरिटी, वो ना थोड़ा बड़ा है तो ऐसे ना, ही स्नब्स मार्गी, तुझे थोड़ी पता है तू रहने दे ऐसे, ही स्नब्स मार्गी व्हेन शी एक्सप्रेसेस हर इग्नोरेंस अबाउट ओल्ड स्कूल्स, तो बोलता है तू रहने दे, मतलब उसको मैं कर लूंगा ऐसे, मतलब मैं पढ़ा दूंगा ऐसे, करता है थोड़ा सा उसको ना धमकाता है क्योंकि बड़ा है ना। टॉमी हैज बीन यूज्ड बाय द ऑथर टू कॉन्ट्रास्ट द एजुकेशन ऑफ द बोथ द सेंचुरीज, अलग अलग दिखाने के लिए, राइट। अब बारी आएगी मैकेनिकल टीचर की। मैकेनिकल टीचर एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स फीडेड है, उसमें टेस्ट होते हैं, पढ़ाया जाता है, एक प्रोग्राम है प्रॉपरली उसमें फिट है जो, इट इज़ अ रोबोट प्रोग्राम टू इंडिविजुअली सूट मार्गीज लर्निंग नीड्स। मार्गी हेट्स द टीचर विच इज डिस्क्राइब्ड एज लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, तो जो मैकेनिकल टीचर है उसको बड़ा काला अगली बदसूरत बोला जाता है, और स्लॉट में होमवर्क को सबमिट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। तो ये है मैकेनिकल टीचर, एक ब्लैक गंदा अगली सा बड़ा सा बॉक्स, राइट। अब बारी आएगी मार्गी की मम्मी की। मार्गी की मम्मी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, मिसेस जोन्स, वो उसने रूटीन बना के रखा है इस टाइम पे पढ़ना है। देखो जब वो किताब पढ़ रही होती है तो कैसे बुला लेती है वो मार्गी को, आ जाओ मैथ्स क्लास का टाइम हो गया है, राइट। और मार्गी की मम्मी जब मार्गी ज्योग्राफी में नंबर कम आते है तो काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लेती है, वो ठीक करता है फिर आके। तो वही बात आपको बोलनी है, शी अपीयर्स इन द स्टोरी इन रिलेशन टू मार्गी स्कूलिंग, तो उसकी पढ़ाई के रिलेटेड ही उसके बारे में बताया गया। शी हैज स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था, and he came and fixed the Margie's teacher when it kept giving her geography tests that were too hard। तो बहुत मुश्किल टेस्ट दे रहा था ना, नंबर कम आ रहे थे, फिर काउंटिंग इंस्पेक्टर ने बताया कि भाई लेवल ऊपर का था, मैंने कम कर दिया है। So she also enforced the timing of Margie's schooling, believing that school should happen at the same time every day। वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, स्कूल हर रोज इसी टाइम पे होना चाहिए, इसी टाइम पे पढ़ाई होनी चाहिए, रूटीन बनना जरूरी है ऐसे। अब बात आई काउंटिंग इंस्पेक्टर की। एक राउंड लिटिल मैन है विद अ रेड फेस, एक छोटा सा मोटो सा आदमी है लिटिल फेस के साथ। सो मार्गी मदर सेंड्स फॉर हिम व्हेन मार्गीज टीचर माल फंक्शंस एंड गिव्स हर ज्योग्राफी टेस्ट दैट आर टू हार्ड। तो इसने काउंटी इंस्पेक्टर की एंट्री कब हुई, जब इसकी मम्मी ने, मार्गी की मम्मी मिसेस जोन्स ने बुलाया था ठीक करने के लिए। इंस्पेक्टर ने आके अपना पार्ट निभाया, ठीक है। उसने क्या किया, ही टेक्स अपार्ट द टीचर एंड पुट्स इट बैक टुगेदर, रीसेटिंग इट्स ज्योग्राफी लेवल टू एन एवरेज ऑफ 10 years ओल्ड लेवल। एक 10 साल की बच्ची को ज्योग्राफी के लेवल को उसने, बहुत हाई था जिसे उसने कम कर दिया ताकि वो क्वेश्चंस उसको इजी वाले दे। He reassures Margie and her mother that it was not her fault that the geography tests were too। तो लड़की की गलती नहीं है, नंबर कम आए ना, बच्ची की गलती नहीं है, लेवल हाई था, ये बात काउंटी इंस्पेक्टर समझा के जाता है दोनों को, माँ बेटी को, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो फाइनली इस लेसन द फन दे हैड का मेन थीम क्या है, इट इज़ दैट ऑफ एजुकेशन। तो अगर हम बोले नरेटर हमें यहाँ पर बताता है कि फ्यूचर में एजुकेशन कैसे होने वाली है, विच विल बिकम इंक्रीजिंगली कंप्यूटराइज्ड एंड एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। तो फिजिकल सोशल इंटरेक्शंस कम हो जाएंगे और सब कुछ कंप्यूटराइज हो जाने वाला है आगे आने वाली ज़िंदगी में, फ्यूचर में। सो इस बेसिस पे, इस टॉपिक पे ये लेसन था। सो आई होप द फन दे हैड को आप अच्छे से समझ गए हो, सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में इंपॉर्टेंट बातें समझ गए हो, और मैकेनिकल टीचर कैसे इन बच्चों को परेशान रखता है ये भी समझ गए हो, राइट एवरीबडी। सो नाउ वी विल मूव ऑन। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। तो अब बारी आएगी पहले पोएम की जो हम आज अभी पढ़ने वाले हैं। हमारी बिहाइव टेक्स्ट बुक की जो फर्स्ट पोएम है, पोएम्स में से पहली पोएम द रोड नॉट टेकन। बहुत ही बढ़िया पोएम है ये, बहुत ही बढ़िया। आपके सिलेबस में इस टाइम पे ये पोएम इसीलिए दी गई है क्योंकि वक्त आएगा कुछ वक्त बाद आपको चुनना होगा कौन सी स्ट्रीम चुननी है, किस तरफ जाना है, आपको कैसे दोस्त चुनने हैं, किसके साथ टाइम स्पेंड करना है, किस तरफ जाना है, शादी में भी जाने का मन कर रहा है, पढ़ाई भी करने का मन कर रहा है। जब दो रास्ते हों तो कहाँ जाना है, जब चॉइसेस हो, दिस पोएम इज ऑल अबाउट चॉइसेस एंड चॉइसेस कैन बी ऑन एनीथिंग। घूमने जाना है, पढ़ना है, दोस्तों से बातें करनी है, नहीं करनी है, मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, तो वेयर एवर चॉइस कम्स, सो दिस पोएम इज अबाउट चॉइसेस।
आप ऐसे नहीं बोल सकते मैं ये कर लेता हूँ, मैं फिर मैं वो कर लेता हूँ ऐसे। तो मतलब ऐसे डायलेमा कहते हैं इसे, जो मैं कन्फ्यूजन जिसमें होता है। तो जब भी चॉइस आती है, जैसे अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, 4 ऑप्शन है, तो हम डायलेमा में आ जाते हैं, कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। डायलेमा का क्या मतलब है? आप कहते हैं ना, मैं दोराहे पे आकर खड़ा हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ। तो ये कन्फ्यूजन कॉमन है, लाज़मी है। जब डिसाइड करना हो कि मेरे लिए क्या बेहतर है, तो सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर हम किसी की नहीं सुन सकते। यू विल हैव टू फॉलो दैट बच्चों, राइट? सो ये डायलेमा, ये कंफ्यूजन, किस तरफ जाएं, कौन सा ऑप्शन चुने, इसी के बारे में ये पोएम है। बहुत बढ़िया तरीके से इस पोएम को उसने लिखा है, उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनको याद कर लो, क्लास 10th में भी इनकी पोएम्स आप पढ़ोगे, ठीक है? बहुत ही फेमस पोएट हैं ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पेपर में बस आपको इनका नाम पता होना चाहिए, एक बेसिक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको इनके बारे में दिया है, काफ़ी फेमस है ये, इनकी जो अचीवमेंट्स हैं। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये सब नहीं लिखना, आपको बस इतना पता होना चाहिए पोएट कौन है। पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है? वो मार्च 26 में उनका जन्म हुआ था, ओके, 1873 में इन सैन फ्रांसिस्को, और 1963 जैन 29 को वो गुजर गए थे। फ्रॉस्ट वॉज वेरी वेरी वेरी, मतलब लविंग नेचर, ओके, ही वॉज अ नेचर लविंग पर्सन, उसको बहुत ज़्यादा नेचर पसंद था। हर पोएम में उनकी कहीं ना कहीं नेचर की झलक आपको साफ साफ नज़र आ जाएगी, ठीक है? आगे 10th में भी जब पोएम्स पढ़ोगे तो देखो, अरे इसमें भी नेचर का टच है, ऐसे, ठीक है? सो द रोड नॉट टेकन में नेचर का टच कैसे है, क्या है, हम जानते हैं। तो पहले एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, फिर जानते हैं, ठीक है? ये स्टैंजा 1 एनसीईआरटी से एज इट इज मैंने उठाया है। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। दो रास्ते थे, डाइवर्ज मतलब ऐसे ऐसे, डाइवर्ज्ड, दो अलग अलग रास्ते, ऐसे अलग हो जाना, डाइवर्ज मतलब अलग हो जाना। इन अ येलो वुड, तो कैसा यहाँ पर फॉरेस्ट है, वुड मतलब फॉरेस्ट। ऑटम का सीजन था, इसीलिए पत्ते झड़ने का टाइम था, तो येलो वुड था, येलो कलर के सब कुछ, ओके। दो रास्ते यहाँ पर येलो वुड्स में नजर आए मुझे। एक दिन ऐसे चल रहा है जंगल में, और अचानक से देखा इसने दो रास्ते सामने आ गए। ओ एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों रास्ते में तो नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई शुड, मैं तो अकेला ट्रैवलर हूँ, तो मैं अकेला वहाँ कई देर तक खड़ा रहा और सोचता रहा, यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ। एंड लुक डाउन ऑन, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, ऐसे झुक के ना देखने की कोशिश कर रहा था एक पे कि कितना दूर तक मैं देख सकता हूँ, है ना? टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, वो बेंड हो जाएगा तो फिर आगे दिखेगा नहीं। तो जहाँ तक झुक के मैं एक रास्ते को देख सकता था, वहां तक मैंने देखा कि मैं इस रास्ते जाऊं या फिर वो दूसरे रास्ते जाऊं। तो अब ये कंफ्यूजन में है, जंगल में दो रास्ते सामने उसको नजर आ रहे हैं, वो दोनों पे जा नहीं सकता, एक आदमी एक टाइम पे एक ही जगह तो जाएगा, राइट? सो अब करे तो करे क्या, उसने झुक कर देखा, जहां तक दूर दूर तक वो देख सकता था, जहां तक वो रास्ता मुड़ नहीं जाता। तो बहुत बढ़िया तरीके से पोएट ने ये बात कही। फिर then took the other just as fair and having perhaps a better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। तो यहाँ पर ना इसने पहला रास्ता भी देखा, फिर अब दूसरा रास्ता देखने लगा, दूसरा देख के लगा ये भी ठीक है, ये भी बेटर है। क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रासी, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर सुंदर था, ग्रासी था, वहाँ पर कम लोग गए थे। इट वॉन्टेड वेयर, ऐसे लग रहा था कि वो बुला रहा है उसे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, मतलब एक रास्ते पे लोग ज़्यादा गए हुए हैं और एक रास्ता अब भी ग्रासी है, उसमें निशान कम है, मतलब कम गए हुए हैं लोग। तो समझ रहे हो आप, एक रास्ते पे ज़्यादा लोग गए हैं और दूसरे रास्ते पे कम लोग गए हैं। तो अब मुझे देखना है कि मैं किस रास्ते पर जाऊँ। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first one for another day. तो पहले रास्ते पे बहुत सारे लोग गए, दूसरे पे कम लोग गए हैं, तो अब ये सोच रहा है कि मैं किस पे जाऊं। मतलब यहाँ पे both that morning, मतलब दोनों इक्वली सामने आपके नजर आ रहे हैं, ठीक है? और जो दूसरा रास्ता है, इन लीव्स नो स्टेप हैज ट्रॉडन ब्लैक, मतलब वहाँ पर कोई भी ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, जैसे कि मैंने कहा। तो फिर मैंने डिसाइड किया, आई केप द फर्स्ट वन फॉर अनदर डे, जो पहला रास्ता है वो कभी और देखूंगा, दूसरा रास्ता मुझे बुला रहा है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे पता है एक रास्ता फिर दूसरे रास्ते को ही लीड कर जाता है, वापस यहाँ मैं आ ही नहीं पाऊंगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, वापस इसी सिचुएशन में आके इन्हीं रास्तों पर आके वो दूसरा रास्ता चुनने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार जो चुन लिया वो रास्ता हमें कहीं और ही ले जाएगा।
तो तू मेडिकल लेके ये सोचे कि मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, वापस आकर फिर से नहीं हो पाएगा। एक टाइम पे डिसीजन ले लिया, एक रास्ता चुन लिया, तो वो रास्ता आपको आगे आगे लेकर चला जाएगा। सो वापस आना नामुमकिन हो जाता है। सो आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, एक लंबी सांस लेकर, साई मतलब एक लंबी सांस भर के, हाँ, ऐसे। समवेयर एजेस एंड एजेस एंड्स, वो कभी बहुत सालों सालों बाद, टू रोड्स डाइवर्जेड अबाउट एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय। तो फिर मैं एक लंबी सांस लेकर कह रहा हूँ, हाँ, लंबी सांस लेकर मैं कह रहा हूँ कि भाई दो रास्ते थे और मैंने वो रास्ता चुना जो कम लोगों ने चुना, विच वॉज लेस ट्रैवल्ड बाय, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। मैं मेरी लाइफ में अब जो भी हूँ, जहाँ भी पहुँचा हूँ, इसीलिए पहुँचा हूँ क्योंकि मैंने वो रास्ता चुना, वो रास्ता जिस पे कम लोग गए हैं। देखा जाए तो रॉबर्ट फर्स्ट एक पोएट है। क्या है रॉबर्ट फर्स्ट? एक पोएट है। तो ये पोएट बना, ये चाहता तो और भी बहुत कुछ बन सकता था ना, इफ यू कैन सी, बट ही चोज दिस पाथ जो मुश्किल है, जो कम लोग गए हैं, बट फाइनली ही इज वेर ही इज। तो ज़रूरी नहीं कि बाकी सबके लिए जो रास्ता सही हो वही रास्ता तुम्हारे लिए सही हो। तुम्हारा जो टैलेंट है उस हिसाब से तुम रास्ता चुनो। देखा देखी भेड़ चाल नहीं करनी है, किसी को देख के वैसा ही करना ज़रूरी नहीं है। यू सीइंग समबडी, यू फील उसने ऐसा कर लिया मुझे भी ऐसा करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। आप ये भी सोच सकते हो और इस रास्ते पे बहुत सारे लोग गए, इस पर रिस्क कम है तो ये ले लेता हूँ। बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वैसा नहीं सोचा। यहाँ पर कम लोग गए हैं, यहाँ पर मैं मेहनत अच्छी करूँगा तो मैं सक्सीड हो गया, तो मेरा नाम भी खूब होगा। तो वही किया इन्होंने, लेस ट्रैवल रास्ता चुना। तो कोई आपसे ये फोर्स नहीं कर सकता कि आप लेस ट्रैवल चुनो या मोर ट्रैवल रास्ता चुनो। आपकी चॉइस है, आपका टैलेंट है, आपका इंटरेस्ट है, आपका मन है। तो अब एक बेसिक आइडिया मैंने पोएम के बारे में आपको दे दिया है। अब चलिए डिटेल में इस पोएट को वन बाय वन समझते हैं, सारे स्टैंजास को मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है। सो यहाँ पर इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द एक्सपीरियंस ऑफ ए वॉक थ्रू द वुड्स वन ऑटम मॉर्निंग। तो एक पतझड़ का मौसम था, एक बहुत ही सुंदर सुबह थी और वो पैदल निकल पड़ा था जंगल में। सो एज ही वॉक थ्रू द वुड, जैसे वो जंगल में चल रहा था, ही केम अक्रॉस अ डाइवर्जन और ए फोक ऑन द रोड। जैसे कि मैंने कहा, रास्ते में उसको एक डाइवर्जन नजर आया। फोक मतलब जैसे कि एक पॉइंट जहाँ से दो रास्ते जाते हैं, इसको फोक बोलेंगे, यहाँ डाइवर्शन हो रहा है। ही वॉन्टेड टू मेक द करेक्ट चॉइस, वो एक सही चॉइस करना चाह रहा था, इसलिए उसने सोचा। एंड देयरफॉर फाउंड हिमसेल्फ इन अ डायलेमा अबाउट चूजिंग द राइट वन। डायलेमा मतलब कंफ्यूजन, जैसे कि मैंने आपको कहा। तो जब उसने दो रास्ते देखे तो कंफ्यूजन में आ गया, डायलेमा में आ गया कि मैं किस रास्ते को चुनूं, मुझे वो बेस्ट चुनना है, मेरे लिए जो सही होगा। आई वॉन्ट टू चूज द राइट वन। फिर ही वॉन्टेड टू ट्रैवल थ्रू बोथ द रोड्स, वो दोनों रास्तों पर जाना चाह रहा था, वो दोनों रास्तों पर जाना चाहता, पर कैसे होता। ही फेल्ट सॉरी दैट ही वाज अनेबल टू डू सो, बहुत बुरा लगा उसे कि वो ऐसा नहीं कर सकता। देयरफॉर ही लुक्ड एज फार एज पॉसिबल टिल द रोड कर्व्ड अमंग द बुशेस एंड वाज नो लॉन्गर विजिबल। तो झुक के देख रहा था, ये दोनों रास्तों पर जा नहीं सकता, इस बात का उसको बुरा लग रहा था। तो ये पहले ही स्टैंड में बता रखा है, ही वाज फीलिंग बैड, सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो फिर वो क्या करता है, एक रास्ते पर ऐसे झुक के देखता है जहां तक उसे अंडर ग्रोथ, जहां तक बुशेस, जहाँ तक टर्न होता है, जहाँ तक आगे कुछ नजर नहीं आता, वहां तक ये झुक के देखता है, ठीक है। तो पहले स्टैंजा की अंडरस्टैंडिंग अब हो गई है आपको, राइट। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा की अंडरस्टैंडिंग की तरफ। आफ्टर मच कंटेम्पलेशन, बहुत ही सोच विचार करने के बाद, विचार विमर्श कहते हैं ना हम लोग, बहुत सोच विचार किया इसने। He took the other road, उसने कौन सा रास्ता चुना, दूसरा रास्ता चुना, which looked just as good as the other। देखा जाए तो दोनों अच्छे लग रहे थे पर दूसरा ज्यादा सुंदर लग रहा था। He thought that it had a greater claim for travelers as it was grassy and wanted people to travel through it। तो जो दूसरा रास्ता था सुंदर था, कम लोग वहां गए थे, ग्रासी बहुत था, ऐसा लग रहा था बुला रहा है वो, यहाँ पर कम लोग आए हैं, बहुत स्कोप है यहाँ पर, आप आ जाओ बोल के। It wanted people to wear down the grassy road through use। तो वो चाहते थे, वो ऐसा लग रहा था बुला रहा है कि इसको भी यूज करो, इस रास्ते को भी, ये भी अच्छा है। Though afterwards he felt that both the roads were walked on almost the same by travel। फिर बाद में उसे लगा दोनों सेम मतलब लग रहे हैं, इस पे भी लोग गए, इस पे भी लोग गए, मतलब ये कंफ्यूजन में है, समझ रहे हो आप। बाद में उसको ये भी लगा इस पे भी तो लोग गए, इस पे भी गए हैं, ऐसे। It was early in the morning and the fallen leaves were still fresh, not having been stepped upon and turned black with the impact। तो क्या होता है जब पत्ते झड़ते हैं, ऑटम सीजन है, सुबह सुबह का टाइम था, तो लीव्स वर स्टिल फ्रेश, काफी फ्रेश लीव्स थे। नॉट हैविंग बीन स्टेप्ड अपॉन, कोई जाकर उस पर पैर रखा नहीं था अभी तक। एंड दे वर टर्न ब्लैक विद द इम्पैक्ट, वो इस वजह से वो काले हो रखे थे लीव्स। देयरफॉर द पोएट डिसाइडेड टू कीप द फर्स्ट वेल ट्रैवल्ड रोड फॉर ए लेटर टाइम। तो जो एक रास्ता था जो बहुत ट्रैवल हो रखा था, जिसपे निशान थे लोगों के, है ना, वहां पर
ग्रासी भी कम था, वहाँ पर लोग ज़्यादा ट्रैवल कर चुके थे, तो उस रास्ते को उन्होंने छोड़ दिया और दूसरा रास्ता जिसमें अभी तक किसी ने ऐसा लग रहा था पैर ही नहीं रखा है, बिल्कुल समझ रहे हो आप, ऐसे फ्रेश है बिल्कुल, समझ रहे हो। सो दैट फर्स्ट वेल ट्रैवल्ड रोड फॉर अ लेटर टाइम, पहला रोड उन्होंने फिर कभी के लिए छोड़ दिया, एंड ही टुक द लेस फ्रीक्वेंटेड वन, जिसपे कम लोग गए। दो इन हिज सबकॉन्शियस माइंड ही न्यू दैट इट वाज अ फ्यूटाइल थॉट, इसको ये पता था फिर किसी दिन तो होना ही नहीं है, इसके दिमाग में ये बात थी कि वापस थोड़ी आ सकता हूँ मैं। As one way leads to the other, and it was extremely doubtful that he would get the chance to travel to the other road. तो बड़ा ही डाउटफुल था कि दोबारा कभी मौका मिलेगा, वापस आएगा और दूसरे रास्ते जाएगा। तो एक बार एक रास्ता ले लिया तो किसी और रास्ते ले जाता है आगे ले जाकर आपको, तो वो यहाँ कहना चाह रहे हैं। सो देन फाइनली वो प्रिडिक्ट करता है कुछ देर में दैट इन द डिस्टेंट फ्यूचर ही वुड टेल अदर्स विद अ साई, तो फ्यूचर में फिर ये बोलेगा एक लंबी सांस भरकर दैट एट सम पॉइंट इन हिज लाइफ, जिंदगी में एक वक्त पे जब वो चौराहे पे था, जब वो कंफ्यूजन में था, डायलेमा में था, ही मेड अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस, उसने एक ऑप्शन चुना दो में से, ही चोज टू टेक द लेस ट्रैवल रोड, तो कौन सा रास्ता चुना उन्होंने, जो ट्रैवल लेस था, विच मेड अ डिफरेंस इन हिज लाइफ एंड डिसाइडेड हिज फ्यूचर। सो यही होता है बेटा, तुम जो बड़े हो जाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने नॉन मेडिकल चुनी थी, ओके सो उस टाइम पे लिया हुआ वो डिसीजन, इंजीनियरिंग करने के बाद, सॉफ्टवेयर में काम करने के बाद, फिर जब मेरे लाइफ में ये वक्त आया कि मैं इसी को कंटिन्यू करूं या मैं टीचिंग फील्ड में जाऊं, तो इसमें सेफ्टी थी, कोई रिस्क नहीं था, बढ़िया काम चल रहा था, अच्छी बड़ी बड़ी चकाचौंध वाली लाइफ थी, वीकेंड्स पे छुट्टी थी, कोई टेंशन नहीं, 9 to 5 जॉब है, मॉर्निंग शिफ्ट हो तो जल्दी उठ के चले जाओ, रात की शिफ्ट हो तो मतलब देयर वाज अ फिक्स रूटीन, फिक्स लाइफ, लेस रिस्क। बट कमिंग इनटू टीचिंग फील्ड वाज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, कोई टाइम नहीं, कभी भी क्लास लेनी पड़ सकती है, बहुत मेहनत लगेगी, अपने आप को और अच्छा प्रेजेंटेबल बनाना, अपने टैलेंट को और आपको शार्प करना, तो मेहनत बहुत थी। जब आप एक वक्त पर, आई एम सो हैप्पी नाउ, जो मैं लोगों को बोलती हूँ मैंने वो डिसीजन लिया एंड चोज दिस फील्ड, तो उस डिसीजन की वजह से मैं अब यहाँ हूँ और ऐसी हूँ। सो दैट्स व्हाट यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जब वक्त बीत जाएगा आप बोलोगे ऐसे लोगों को कि वो दो रास्ते थे और मैंने ये रास्ता चुना और उस वजह से मेरी लाइफ अब ऐसी है, मेरा फ्यूचर ऐसा हो गया। ठीक है, द डिफरेंस, ये चॉइस ने लाइफ में डिफरेंस लाया एंड डिसाइडेड है फ्यूचर। क्लियर एवरीबडी, आई होप आप पोएम अच्छे से समझ गए हो, कोई डिफिकल्टी कोई परेशानी है नहीं। इस पोएम का जो बेसिक थीम है, अंडरस्टैंडिंग हमने कर ली है, बट आपको बस सिंपल भाषा में ये समझना है, ये सिर्फ एक पोएम नहीं है, यहाँ पर कोई आपको अपने लाइफ के डिसीजन लेने के बारे में सिखा रहा है, फ्यूचर में आपको क्या बनना है उसके बारे में सोचने के लिए कह रहा है। Someone trying to decide which road he is going to take on a stroll through the woods. It's actually a poem about the journey of life. ये सिंपल सी एक पोएम नहीं है कि दो रास्ते हैं, जंगल में किस तरफ चला, जिंदगी के बारे में है ये। The two roads diverge in a yellow and would symbolize a person's life. तो पर्सन की जिंदगी में ऐसा ही होता है, दो रास्ते होते हैं। The narrator's choice about which road to take represents the different decisions we sometimes have to make and how those decisions will affect the future. तो हमारी लाइफ में जब हम डिसीजंस लेते हैं कैसे वो हमें अफेक्ट करते हैं, तो ये ना रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है। So down the road that we often use to describe something that might happen months or even years from now, and you'll see how Frost is making the connection between life and traveling. कितने बढ़िया तरीके से जिंदगी को और ट्रैवलिंग को इन्होंने जोड़ा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। चलते चलते क्या कुछ हो सकता है, हम कहते हैं ना, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। दुनिया मैटर करती है, वो बदल जाएगी, आपको परेशान करेगी, आपको तन्हा कर देगी, आपको बड़ी ही प्रॉब्लम्स फेस करने का मौका देगी, बट आप अकेले हंसते हंसते अगर आगे बढ़ोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। और हंसते हंसते आगे बढ़ने के लिए खुश रहना ज़रूरी है, खुश रहने के लिए सही रास्ता चुनना ज़रूरी है, और सही रास्ता चुनने के लिए सही डिसीजन लेना ज़रूरी है। जब कन्फ्यूजन हो, दिक्कत आए, तब सही रास्ता चुनना बहुत ज़रूरी है। और फिर सही चुनो या गलत, देन इट्स योर बेट, यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। जो डिसीजन ले लिया एक बार, वापस आकर दोबारा चेंज नहीं कर पाओगे, ले लिया तो ले लिया, एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया। तो कितनी बढ़िया बात कही है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। एक छोटे से एग्जाम्पल से, चलते चलते जंगल में दो रास्ते आए, मैंने पहला रास्ता नहीं दूसरा रास्ता चुना, बात इतनी है, पर इसमें कितना डीप मीनिंग है, समझे कि नहीं समझे।
चलो बहुत ही बढ़िया। तो अब वक्त आ गया है पोएम को समझने के बाद पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस कर लेने का। इस पोएम में बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जो पेपर में भी पूछने के बहुत चांसेस है, जिसे हम कहते हैं मेटाफर। मेटाफर वर्ड सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कंपैरिजन। कंपैरिजन कंपैरिजन हो रहा है, तो इस पोएम में काफी कंपैरिजन हो रहे हैं, जैसे लाइक रोड, fork in the road and yellow woods. The road in the poem is the metaphor for life. जो रास्ता है रोड, उसको लाइफ से हमें कंपेयर किया गया है। और fork on the road metaphorically represents the choices we make. तो ये जो है choices, ये जो पॉइंट है कि भाई दो चॉइसेस हमें बनाने हैं। एंड सिमिलरली येलो वुड्स आर द मेटाफर ऑफ मेकिंग डिसीजंस ड्यूरिंग द हार्ड टाइम्स ऑफ ए पर्सन्स लाइफ। तो येलो वुड यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई हार्ड डिफिकल्ट टाइम्स होंगे जब हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, यहाँ पर येलो वुड्स ये डिसाइन कर रहे हैं, ठीक है। दीज मेटाफर्स यूज्ड इन द पोएम एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट डिसीजंस वी मेक इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन आवर लाइफ्स। तो मेटाफर मतलब कंपैरिजन बेटा। यहाँ पर जंगल में वो जा रहा है, दो रास्ते हैं, एक जगह फोक आ गया जहाँ पे उसको खड़े होकर डिसाइड करना है, तो ये लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं ना कि नहीं। तो वही बात आपको यहाँ पर समझाने का, जो मैंने अभी आपको समझाया वही यहाँ बता रखा है। सो मेटाफर इज नथिंग बट कंपैरिजन। हाँ, जब कंपैरिजन मेटाफर में होता है तो एज और लाइक नहीं होता, इनके बिना ही कंपैरिजन हो रहा है, और ये बात हम समझ जाते हैं। क्लियर एवरीबडी। आगे बढ़ते हैं अगले पोएटिक डिवाइस की तरफ, इमेजरी। इमेजरी सुनते ही तुम्हें बस एक वर्ड याद रखना है, इमेज। जब ये तुम पोएम पढ़ रहे हो, तुम्हारी आंखों के सामने एक जंगल, येलो वुड्स नजर नहीं आ रहा है, ऐसा एक रास्ता जो जा रहा है, दो रास्ते नजर आ रहा है ना, तो आपकी आंखों के सामने आप फील कर पा रहे हो। इट इज यूज टू मेक द रीडर फील द थिंग्स थ्रू द फाइव सेंसेस। द पोएट यूज द इमेज एंड सेंस ऑफ साइट सच एज लीव्स एंड येलो वुड्स। दीज इमेजेस हेल्प रीडर्स एक्चुअली टू परसीव थिंग्स दैट दे आर रीड। वो फील कर पाएगा, इमेजिन कर पाओगे आपकी आंखों के सामने। सो आपकी आंखों के सामने इमेज ऑफ रोड आ ही रहा है। इट हेल्प्स रीडर्स टू विजुअलाइज द रोड प्रोवाइडिंग ए नेविगेशन रूट टू द ट्रैवलर। आपकी आंखों के सामने रोड नजर आ रहा है, नेविगेशन इस तरफ जाना है उस तरफ जाना है, दो रास्ते नजर आ रहे हैं, तो इसीलिए क्या बन गया, इमेजरी। आपकी आंखों के सामने इमेज जो बन रही है। अब आप बोलोगे मैम ये सिमिली क्या है, ये सिमिली क्या है, तो सिमिली मैं बता देती हूँ बेटा क्या है, ठीक है। सिमिली क्या है, इसमें भी कंपैरिजन होता है। अब आप बोलोगे मैम मेटाफर में भी कंपैरिजन, सिमिली में भी कंपैरिजन, जी हाँ, फर्क क्या है, बट यहाँ पर ना एज और लाइक यूज होता है। एज और लाइक, देखो एज जस्ट एज फेयर, तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, एज और लाइक है। सेकेंड स्टैंजा में ये वर्ड यूज्ड है। इट शोज हाउ द पोएट हैज लिंक्ड द रोड लेस टेकन टू द इजी वे थ्रू लाइफ। समझ रहे हो आप, तो उसने इस लाइफ में इस डिसीजन को इजी समझा। एज जस्ट एज फेयर, एज नजर आ रहा है तो हेंस ऑब्वियसली ये सिमिली है। अब कुछ और, एसोनेंस। एसोनेंस मतलब ववल साउंड का रिपीट होना, ववल साउंड का रिपीट होना। तो क्या रिपीट हो रहा है एसोनेंस में, ववल साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है। ए ओ ई आई जैसे ववल्स होते हैं अपने, वो साउंड अगर रिपीट होता है तो उसे हम कैसे, एसोनेंस। समवेयर एजेस एंड एजेंस, एजेस ए साउंड नजर आ रहा है कि नहीं आप, राइट, तो इसी को हम कहेंगे एसोनेंस। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा हो बीच बीच में तो उसे हम कहेंगे कॉन्सोनेंस। तो कॉन्सोनेंस द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। टू रोड्स डाइवर्जिंग इन अ येलो वुड, ड साउंड देखो, ड ड ड नजर आ रहा है कि नहीं। दो एज फार एज द पासिंग देयर, तो ट साउंड देखो, तो ये साउंड जब आ रहे हैं, समझ रहे हो आप, तो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है तो कॉन्सोनेंट्स। एल्सोनेंस तब होता है जब ववल साउंड रिपीट होता है। क्लियर एवरीबडी, बहुत आसान है। ववल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, जो बच गए वो होते हैं कॉन्सोनेंट। अगर वो साउंड रिपीट हो रहा है बीच बीच में तो हम ऐसे सुनते हैं। और आखिरी में सबसे जरूरी जो पोएटिक डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन वो होता है जब एक नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग थिंग की तरह कंसिडर करें, ह्यूमन बीइंग की तरह कंसिडर करें। रोड इज ह्यूमन एंड दैट इट वांट्स टू वेयर एंड टेयर। तो यहाँ पर रोड एक तरीके से लग रहा है इंसान की तरह उसे ट्रीट किया जा रहा है। इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, मतलब वो बुला रहा है आपको, वो वेयर एंड टेयर चाह रहा है आपसे कि आओ मुझ पे चलो। समझ रहे हो आप, यस। तो बहुत बढ़िया तरीके से here it is stated because it was grassy and wanted wear, as if the road is human and that it wants to wear and tear. समझ रहे हैं ना हम इस चीज को, क्लियर एवरीबडी, यस। सो आई होप अभी आप बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ गए हो। तो हमने बेटा जी
द फन दे हैड को फिनिश किया, द रोड नॉट टेकन को फिनिश किया। दोनों ही चीज़ों में आपको एक बेसिक आइडिया समरी प्रोवाइड कर दी गई है, सब कुछ समझा दिया गया है। बट अब आपको पता कैसे चले कि मैम मुझे समझ में आ गया कि नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी स्कूल में पढ़ चुके हो, बहुत बार इन चीज़ों को कर चुके हो और हमेशा ऐसा लगता है मैम मुझे तो आता ही है। बट सच में आता है कि नहीं तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्या करोगे बच्चों? क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि बहुत बढ़िया तरीके से जो प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी आप उन्हें सॉल्व करेंगे, देन यू विल फील कॉन्फिडेंट। ओके, सो मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर एवरीबडी। आई होप आज का पहला लेक्चर आपको पसंद आया। कोई भी आपको डाउट्स है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। टेक केयर एवरीबडी, सी यू सून। पूरा सिलेबस आपकी पूजा मैम फिनिश करा देगी, बस मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, दिया हुआ होमवर्क फिनिश कर लीजिएगा। एंड सी यू सून, टिल देन टेक केयर एवरीबडी, सी यू, बाय बाय।